केपीएससी में पूछे गए सवालों का आज एनालिसिस लेके इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में पूछा गया था। तो बेसिकली इसको 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसकी स्थापना देहरादून में है, उत्तराखंड में। डायरेक्टली सवाल यही था, 4 ऑप्शन दिए थे, में देहरादून भी शामिल था। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में सिचुएटेड है। इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो अलग एग्जामिनेशन में आपको फेस करना पड़ सकता है, उस तरह का सवाल जैसे मैंडेट्स में है, इसका क्या कंडक्ट है, कैसे चलता है, क्या रिसर्च प्रोसेस है, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग्स इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। एकेडमिक रोल्स में अगर बात करेंगे या एमएससी एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन वाइल्ड लाइफ साइंस एंड रिलेटेड डिसिप्लिन में भी एकेडमिक रोल्स ऑफर करते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। रिसर्च फोकस में अगर हम लोग बात कर लें तो बायोडाइवर्सिटी की मॉनिटरिंग यानी जैव विविधता का जांच पड़ताल करते रहना, हैबिटेट इकोलॉजी, स्पीसीज रिकवरी एंड कन्वर्सेशन जेनेटिक्स, इसकी आपको रिसर्च इस संस्थान के माध्यम से किया जाता है। और इस संस्थान का सबसे बड़ा रोल अगर बोला जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 का है एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसमें कंट्रीब्यूट किया गया है। रिसेंट वर्क में 2025 में डीएनए बेस्ड एलिफेंट सेंसस एंड कंट्रीब्यूटेड टू द कॉरिडोर मैपिंग एंड इकोलॉजिकल मॉडलिंग। इस तकनीक के माध्यम से एलिफेंट सेंसस में जो कंट्रीब्यूशन किया गया है WII के द्वारा, यह भी बड़ा ही शानदार है। कोलाबोरेशंस की अगर हम लोग बात कर लें तो नेशनल पार्क्स के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के साथ एंड इंटरनेशनल कंजर्वेशन बॉडीज, इनके साथ मिलके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा काम किया जाता है। टेक्नोलॉजी यूज की अगर हम लोग बात करें तो GIS का यूज होता है, रिमोट सेंसिंग एंड टेलीमेट्री और वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग एंड हैबिटेट एनालिसिस। इसकी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जानवरों का ट्रैकिंग किया जाता है और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को लेके, सेंसस को लेके, मॉनिटरिंग को लेके किया जाता है। तो इस आई होप आपको अगर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से बेसिक सवाल को लेके एडिशनल सवाल भी अगर आ जाते हैं जो उसके इर्द गिर्द के सवाल है तो आप बखूबी कर पाएंगे। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू भी, और स्टैटिक में भी ये कई बार सवाल रिपीट होता है, गाजा पट्टी से संबंधित इजराइल फैलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को लेके। तो गाजा पट्टी का क्या हिस्ट्री रहा है, तो बेसिकली जानने का प्रयास करिए कि इस तरह का सवाल गाजा पट्टी से संबंधित पूछ सकता है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि वर्तमान में गाजा पट्टी किसके कंट्रोल में है, गाजा पट्टी की क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रही है। अगर मेंस प्रोस्पेक्टिव से हम लोग बात कर लें तो ऐसे भी सवाल इसमें बनाया जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो गाजा स्ट्रिप प्राचीन समय से ही व्यापार और सभ्यताओं का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यह क्षेत्र कई साम्राज्यों के अधीन रहा। इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रोमन साम्राज्य के अधीन रहा, ओटोमन साम्राज्य के अधीन रहा, ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। आधुनिक संघर्ष की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन क्षेत्र का नियंत्रण संभाला और 1947 ईस्वी में यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने की योजना दी। 1948 में इजराइल बनने के बाद पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ। के बाद गाजा पट्टी पे इजिप्ट का नियंत्रण रहा 1948 के बाद। 1948 के बाद अगर हम लोग बात करें तो 1967 में 6 दिनों का युद्ध चला जिसमें इजराइल ने गाजा पर कब्जा कर लिया। यानी यहाँ पे इजराइल का एक इस तरह से उभार हुआ कि उन्होंने गाजा पट्टी पर पूरा कब्जा किया। और 2005 से डेडलाइन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1947, 1948, 1967 और उसके बाद का टाइम आता है टाइमलाइन 2005, 2005 के बाद का टाइमलाइन आएगा 2007, 2007 आगे है, चर्चा कर लेंगे। 2005 में इजराइल ने गाजा से अपनी सेना और बस्तियां तो जरूर हटाई, लेकिन सीमाओं, समुद्री क्षेत्र और हवाई नियंत्रण पर प्रभाव बनाए रखा। यानी फुल फ्लेज वहां से कह सकते हैं कि इजराइल मूव नहीं किया, बल्कि अपना कंट्रोल, बॉर्डर्स कंट्रोल और समुद्री कंट्रोल और हवाई नियंत्रण पर प्रभाव बनाए रखा। क्या इसका संघर्ष का जो बैकग्राउंड है कि इजराइल और फिलिस्तीन क्या है, इसका कनेक्शन गाजा पट्टी से है, इजराइल से है, इसको समझने का
आप प्रयास करेंगे। इजराइल पैलेस्टीन जो कॉन्फ्लिक्ट है या बेसिकली भूमि को लेके, पहचान को लेके, धर्म और राजनीतिक अधिकारों को लेके लंबा संघर्ष रहा है। ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्फ्लिक्ट वाला सेगमेंट है। ऐसा है नहीं कि आप किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए आप इसको रिलेट कर दें। और इजराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं है। लैंड भी इन्वॉल्व है, आइडेंटिटी इन्वॉल्व है, रिलीजन इन्वॉल्व है, और वहाँ का पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल लोकेशंस की भी इम्पोर्टेंस है, जिस कारण से भी ये सब कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुए हैं। दोनों समुदाय उसी भूमि को अपना ऐतिहासिक अधिकार मानते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण कि लैंड पे दोनों दावा करते हैं। ये सबसे बड़ा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बनता है लैंड कॉन्फ्लिक्ट को लेके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यरूशलेम, दोनों के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। को लेके भी इजराइल और पैलेस्टीन में कॉन्फ्लिक्ट लगातार बना रहा है। फिलिस्तीनी स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं, सुरक्षा इसको लेके विवाद है, सुरक्षा और सीमा विवाद लगातार बने हुए हैं। प्रमुख क्षेत्र में गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम। आप मैप में भी देखने का प्रयास करेंगे। हमास के बारे में चर्चा होती है कि हमास बेसिकली है क्या। हमास एक फिलिस्तीनी संगठन है, फिलिस्तीन के ही कंट्रोल में है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई। कि दो भूमिकाएं मानी जाती है, पॉलिटिकल तरीके से और सशस्त्र संगठन और राजनीतिक संगठन के तौर पर। हमास 2007 से गाजा पट्टी पे कंट्रोल बनाए हुए है। यहाँ से भी सवाल जेपीएससी में पूछा था कि अभी वर्तमान में या यूं कहे 2007 से तो गाजा पट्टी पे नियंत्रण हमास का है। कई देश जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन जैसे इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं हमास को। कुछ देशों में इसे राजनीतिक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है। वर्तमान स्थिति क्या है, तो हाल के वर्षों में रॉकेट हमले हुए हैं, हवाई हमले हुए हैं, बंधक यानी वहाँ मॉर्गेज वाला सिचुएशन हुआ है, मानवीय संकट भी आए हैं, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला है। खाद्य एवं चिकित्सा की कमी रही है, जैसे इन मामलों जैसे गंभीर समस्याएं उत्पन्न वहां पे हुई है। यूनाइटेड नेशंस और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विराम और मानवीय सभ्यता सहायता की अपील करती रही है लगातार। गाजा पट्टी का जो भूगोल है, आपको वहाँ नक्शा समझना है, वो लोकेशन ट्रॉपिकल लोकेशन है। बेसिकली भूमध्य सागर के ये किनारे है और दक्षिण पश्चिमी एशिया कनेक्ट हो रहा है। के सीमाएं में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर पूर्व में इजराइल पड़ता है, दक्षिण में और प्रमुख शहर में गाजा सिटी और खान यूनिस, रफा, ये इसके शहर में है। आप देख पाएंगे कि जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इजराइल वाला, तो ये वाला लोकेशन है गाजा पट्टी का। गाजा पट्टी जिसको हम लोग गाजा सिटी के भी नाम से बोलते हैं। और इसके अगर हम लोग जस्ट ऊपर में जाएंगे तो तेल अवीव होगा, दक्षिण में जाएंगे तो इजिप्ट है, और ये पूरा इजराइल के कंट्रोल में तो है ही, और मेडिटेरेनियन सी है सर, आप यूँ कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी कॉर्नर में। और इससे अटैच जो होता है देखिए वेस्ट बैंक का है, जेरूसलम, रामाल्ला, ये सब इससे कनेक्टेड जोन है। तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गाजा पट्टी को ध्यान में रखते हुए आपको जानना बहुत जरूरी है। मेडिटेरियन सी का कनेक्शन है गाजा स्ट्रिप से, गाजा पट्टी से, तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण में इजिप्ट है यानी मिस्र। भारत का क्या रुख है? इंडिया लंबे समय से टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता रहा है। भारत की नीति इजराइल के साथ रणनीतिक और रक्षा संबंध रखता है, साथ ही फिलिस्तीन लोगों के अधिकारों का भी समर्थन करता है। तो ये न्यूट्रल वाली पोजीशन जो है भारत का रहा है। भारत सामान्यतः आतंकवाद की निंदा करता है, नागरिकों की सुरक्षा की बात कहता है, शांति वार्ता का समर्थन करता है, और भारत ने कई बार मानवीय सहायता भी भेजी है। गाजा पट्टी फिलिस्तीन क्षेत्र है। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष बहुत पुराना और जटिल है। हमास गाजा में प्रभावशाली संगठन है, यहाँ से भी डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है। क्षेत्र में लगातार राजनीतिक और मानवीय तनाव बना रहता है। भारत संतुलित नीति अपनाने की कोशिश करता रहा है। तो ये इस तरीके से आप हमास, गाजा पट्टी और इजराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके मल्टी डायमेंशनल सेगमेंट को आपने समझने का प्रयास किया। अगर किसी भी तरीके से सवाल जेपीएससी में, बीपीएससी में या मल्टीपल एग्जामिनेशंस में, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन या यूपीएससी में पूछा जाता है, तो आई होप इसको आप बखूबी से कर पाएंगे। रशिया यूक्रेन वार जो है इसकी हम लोग डिटेलिंग करेंगे आज। क्या इसकी बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रही है। युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष है। हालांकि तनाव 2014 में ही शुरू हो गया था, लेकिन ऑफिशियल तौर पे 24 फरवरी 2022 को रसिया द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रमण के बाद यह वैश्विक युद्ध संकट बन गया।
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रही है, तो सोवियत संघ का विघटन जो 1991 में क्या यूक्रेन स्वतंत्र राष्ट्र बना था। रूस यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता रहा है, फ्रीली उसको छोड़ नहीं दिया है। ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। और नाटो का भी विस्तार हुआ, वो भी इसके महत्वपूर्ण कारण है कॉन्फ्लिक्ट के। यानी नाटो पश्चिमी सैन्य संगठन है। तो रूस का आरोप है कि नाटो पूर्व की ओर बढ़ रहा था। नक्शा जब देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। यूक्रेन के नाटो में जाने से रूस की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। तो मामला ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। यूक्रेन और पश्चिमी देशों का कहना है कि हर देश को अपनी सुरक्षा नीति चुनने का अधिकार है। क्रीमिया विवाद 2014 में हुआ। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, बाद में उसे अपने में शामिल घोषित कर दिया। पश्चिमी देशों ने इसे अवैध बताया। और इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट जुड़ता है डॉनबास का, पूर्वी यूक्रेन के डोनस्टेक का, लुहांस का। इन क्षेत्रों में समर्थक अलगाववादी सक्रिय रहे हैं। सब ये सब कारण रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट का। 2022 का जो रूस रूस आक्रमण जो हुआ 2022 का, 24 फरवरी 2022 को रूस स्पेशल ऑपरेशन किया। और रूस ने कई दिशाओं से हमला किया। उत्तर से की ओर से हमला किया, पूर्व से दक्षिण से किया। रूस के देश यूक्रेन नाटो से दूर रखना। नाटो में यूक्रेन जा रहा है, ये रसिया को मंजूर नहीं था। इस बात को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। मिलिट्राइजेशन यानी मिलिट्री रखने की नहीं नहीं दी जा रही है यूक्रेन को, यह भी एक बड़ा विवाद का कारण। डी नाजीफिकेशन, नाजीवाद का जो प्रोटोकॉल है सिर्फ रसिया ही फॉलो करे। डी नाजीफिकेशन हो यूक्रेन के लिए। और यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इन दावों को खारिज किया। वर्तमान स्थिति और युद्ध की प्रमुख युद्ध तो क्यू की जो चर्चा करें कि युद्ध बात क्यू राजधानी क्यू की ओर बढ़ने की मैरीफॉल सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक। डॉनबास का क्षेत्र लगातार भारी संघर्ष। ब्लैक सी समुद्री और व्यापारिक रणनीति में बहुत ही रहा है ब्लैक सी। तब आपको ध्यान देना इसमें वाले क्षेत्र है। वर्तमान स्थिति 2026 तक सामान्य परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड युद्ध लंबा और थकायु बन चुका है। ड्रोन युद्ध और मिसाइल हमले काफी बढ़े हुए हैं। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। लाखों लोग विस्थापित हुए। कई शहरों का बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है। तो भी आपको ध्यान जरूरत है। दुनिया की भूमिका, अमेरिका और यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स तथा यूरोप। दुनिया की भूमिका, अमेरिका और यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स तथा यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को हथियार, आर्थिक सहायता, सैन्य प्रशिक्षण दिया। पर प्रतिबंध, कई देशों ने रूस पर बैंकिंग प्रतिबंध, तेल व्यापार प्रतिबंध, तकनीकी प्रतिबंध लगाए। इंडिया ने संतुलित नीति अपनाई। भारत युद्ध रोकने की अपील करता रहा, बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता रहा। रूस और पश्चिमी देशों दोनों से संबंध बनाए रखा। भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। आपको ध्यान रखना है इंडिया के संदर्भ में। ब्राजील में सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 हुआ जो नवंबर 2025 का है। या सिर्फ दो देशों के बीच युद्ध, या सिर्फ दो देशों के नाटो का है। कॉन्फ्रेंस ऑफ 30 ये अलग क्वेश्चन बनेगा। ब्राजील बेलम हुआ, ब्राजील बेलम में पार्टी। और इसकी प्रोस्पेक्ट है जो हम लोग रसिया यूक्रेन की देख रहे थे, में दिया या सिर्फ दो देशों का वैश्विक युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक राजनीतिक संघर्ष है। नाटो, ऊर्जा हानि, एनर्जी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव इसके सबसे बड़े कारण रहे हैं। इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित किया। अभी तक शांति, अस्थायी तौर पे शांति, अस्थायी शांति की समझौता नहीं हुआ है। तो आई होप ये टॉपिक्स आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो पाया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।